बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फिज़िक्स चैनल के ऊपर हम 9th और 10th के फ़िज़िक्स डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है काइनेटिक एनर्जी से मुतल्लिक है। तो हम काइनेटिक एनर्जी पे जाने से पहले थोड़ा सा एनर्जी की बात करेंगे कि एनर्जी क्या चीज़ होती है, और फिर जो एनर्जी की दो फॉर्म्स हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर गुफ्तगू इंशाल्लाह पोटेंशियल एनर्जी के लेक्चर में होगी। यहाँ पे सिर्फ उसका नाम यूज़ कर रहा हूँ कि हमारे पास दो किस्म की एनर्जीज़ हैं, स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, और एक्टिव एनर्जी या एनर्जी ड्यू टू मोशन विच इज़ कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहला सवाल ये है कि एनर्जी इट्सेल्फ क्या चीज़ है। सो एनर्जी इज़ द ability of a body to do work। अब पिछले लेक्चर में हमने वर्क को बड़ी तफसील से गुफ्तगू की, यूनिट भी डिस्कस किया, और हमने जो एक बुनियादी बात कही वो हमने ये कहा था कि ये फोर्स है जो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं भले इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दूं और मैं कहूं जी मैंने तो बहुत वर्क किया, मैं तो सुबह से शाम तक इस बोर्ड के ऊपर, सवाल ये पैदा होता है कि मैं क्या इस बोर्ड को सिरका पाया, इसमें मैंने कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस की। अगर 1 मिलीमीटर डिस्प्लेसमेंट भी प्रोड्यूस हुई है तो मैंने तो वर्क किया है। और अगर मैं पूरा दिन, पूरी ज़िंदगी खड़ा इस बोर्ड को धक्का लगाता रहूं और ये सिरके ना, इसमें डिस्प्लेसमेंट ना प्रोड्यूस हो, तो मेरा वर्क ज़ीरो है। सो अब हम कहते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में, अब एनर्जी क्या चीज़ है, एनर्जी वर्क करने का कि उसकी एबिलिटी है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर सकता है, कोई बॉडी कितनी वर्क कर सकती है। तो वर्क में दो चीज़ें आएंगी, 1 फोर्स, 2 डिस्प्लेसमेंट। अब अगर एक पत्थर है और उसको मैं छोड़ता हूँ, वो एक शीशे के ऊपर आकर टकराता है और शीशे को तोड़ देता है, तो वो जो आता हुआ पत्थर था उसने एक वर्क किया, वर्क जो भी वर्क उसने किया कि शीशा उसने तोड़ दिया। अब शीशा टूटा, फोर्स भी लगा, फोर्स ने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर की और वो शीशा टूटते हुए नीचे की तरफ चला गया। तो हमने कहा कि जी वर्क हुआ। इसी तरह अगर मैं बिलियर्ड खेल रहा हूँ, हमारे यहाँ पे लोकल बच्चे कांचे खेलते हैं जिसको बिलोरे कहते हैं। अब मैंने कांचा मारा, वो जो कांचा था, या अगर आप कैरम खेल रहे हैं तो एक आपका स्ट्राइकर होता है, जब आप मारते हैं वो स्ट्राइकर जाता है और जाते हुए आगे जो गोटी होती है उसके साथ जब टकराता है उसको भी आगे पॉट कर देता है या अपनी जगह से हटा देता है। तो इसका मतलब है कि वो जो स्ट्राइकर था, वो जो कांचा था, उसके अंदर कुछ एनर्जी थी जिसने कुछ वर्क किया। ये जो ऑब्जेक्ट हरकत में होता है, वरना अगर मैं पत्थर लूं और आराम से शीशे के ऊपर रख दूं तो ऐसा नहीं है कि वो शीशे को तोड़ देगा, या अगर आप पत्थर को ले जाके खिड़की में रख दें तो ऐसा नहीं है कि खिड़की टूट जाएगी। हाँ, अगर आपने खिड़की पे मारा, मैंने क्या कहा, मारा, जब मारा तो उसका मतलब है यहाँ पे उसके साथ मोशन। सो अब एनर्जी तो नाम है कि कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर सके। जब किसी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से हो, एनर्जी हो, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू मोशन। बाज़ किताबों में थोड़े भारी लफ्ज़ भी लिखे होते हैं, एनर्जी by virtue of motion, energy possessed by a body due to motion। हम सिर्फ मकसद समझना चाहते हैं कि एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, एक दफ़ा काइनेटिक एनर्जी ज़रूर पूरा लिखें और ब्रैकेट में उसके साथ के लिख दें। फिर आप भले अपने नोट्स में, अपने आंसर में के लिखते जाएं, आपका एग्जामिनर जानता है कि आपको के का मतलब मालूम है। सो अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक। एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन है बड़ा कॉमनली रिपीट होता है
और कभी कभी तो आता है कि व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड डिराइव मैथमेटिकल रिलेशन, कभी कभी वो स्ट्रेट अवे लिख देता है प्रूव दैट के ई इज इक्वल टू हाफ mv²। अब कभी ये पूरा सवाल आ जाता है और कभी कभी वो उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देता है व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी वगैरह वगैरह। अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे चूँकि मैथमेटिकल पार्ट है तो ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स से कतराते हैं। हालांकि ये बड़ी खूबसूरत साइंस है, बस इस साइंस का सिर्फ इशू ये है कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ योर अटेंशन। जितना आप इसको अटेंशन देंगे, जितना आप इस पर गौर व फिक्र करेंगे, उतना आप इसको एंजॉय करेंगे। एनीवे, हम अपनी बात शुरू करेंगे वर्क से। हमने कहा कि जी वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। अब स्टूडेंट, कभी आपने गौर किया कि हम बार बार कहते हैं जी मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाई, मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, ये हमें पता कैसे चला कि 5 न्यूटन लगाई या 10 लगाई? मेरे बाजू में तो कोई मीटर लगा नहीं है कि यहाँ पे मैंने कोई चीज़, कोई ऐसे ही मेजरिंग टूल लगा हुआ है और वो मुझे बता रहा है कि उसकी सुई घूम रही है या उसमें कोई नंबर्स अपीयर हो रहे। हम उसको इनडायरेक्ट तरीके से फोर्स की मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म है। इफ़ वी नो द मास, इफ़ वी नो द एक्सेलरेशन, वी कैन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फोर्स थी इसने कितना डिस्प्लेसमेंट, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम ये जानें कि फोर्स कितनी दूरी तक काम करती रही। उसके बाद फोर्स के ख़त्म हो जाने के बाद वो हमारे खाते में नहीं जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ से नहीं मिलेगा, उसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। सो अब हम जानना चाहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है। थोड़ी देर के लिए एज्यूम कीजिए कि ये सरफेस है और इस पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, इस सरफेस में फ्रिक्शन ज़ीरो है। अब सपोजिशन में तो हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर फ्रिक्शन ज़ीरो है, चाहे आप उसको आइडियल कहें, चाहे आप उसको जो भी सिचुएशन कहें, हमारे पास ऐसी सिचुएशंस हैं जहां हम फ्रिक्शन को ज़ीरो कर सकते हैं। बाहर तो ये इस डिस्कशन का वक्त नहीं है, अगर कभी हुआ तो हम इसके ऊपर भी बहस करेंगे। अगर मैं नाउ दिस ऑब्जेक्ट इनिशियल, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? एवरीबॉडी नोज इट्स ज़ीरो। अच्छा, इसके ऊपर मैं आया, मैंने फोर्स लगाई। अब फोर्स का नतीजा, चूंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, जब फ्रिक्शन नहीं है तो जब मैंने इसको पुश किया उसके नतीजे में इसने चलना शुरू कर दिया। अब मैं इसको पुश देते देते यहां तक पहुंचा। जब मैं इसको पुश देते देते यहां तक पहुंचा तो अब मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया जो कि मुझे मालूम नहीं है और जो मैं मालूम करना चाहता हूं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है जब मैं इसको छोड़ रहा था, विच इज़ इन माई केस इट इज़ वी एफ, क्या ये भी ज़ीरो होगा? सो नेचुरली आंसर इज़ नॉट। ये कैसे मुमकिन है कि मैंने फोर्स लगाया है, ऑब्जेक्ट चल रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है और उसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो हो गई? नो, इसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, तो हम कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी को हम ज़ीरो कह देते हैं। अब जब वेलोसिटी ज़ीरो से किसी वैल्यू पे चली गई, मैंने v इसलिए लिखा कि ये वेलोसिटी 2, 4, 5, 10 डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड अमाउंट ऑफ द फोर्स यू आर इन्वेस्टिंग, आप इस पे फोर्स कितनी लगा रहे हैं उसी के हिसाब से, लेकिन जो भी बनेगी ये तो तय है कि ज़ीरो नहीं होगी। तो जब वेलोसिटी ज़ीरो से v में कन्वर्ट हो गई तो एक्सेलरेशन भी तो डेफिनेटली प्रोड्यूस हुआ होगा। सो हमारे पास सिचुएशन ये है कि ये मालूम करने के लिए ये हमें मालूम है कि वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी जो है वो v मीटर पर सेकेंड होगी और ये चूंकि 0 से v पे गई है तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस डेटा को हम सामने रखते हैं और आप देखें कि अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो द बेस्ट चॉइस विल बी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। मैं इससे नीचे आ जाता हूँ। हमने क्या मालूम करना है? s। इस कंपोनेंट को मैं नीचे ले जाता हूँ तो s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस
वी आई स्क्वायर ओवर 2a. वी एफ इज v, तो v स्क्वायर, वी आई इज 0, तो 0 का स्क्वायर, और 2a अपनी जगह पे. सो s इज इक्वल टू, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो v स्क्वायर ओवर 2a. राइट. आई होप ये चीज़ें कुछ आपको समझ आ गई होंगी. मैं बार बार एक चीज़, क्योंकि हमारे अक्सर स्टूडेंट जब हम लेक्चर दे रहे होते हैं तो वो बेचारे कहते हैं यार ये अगर नोट्स में मिल जाता, किसी रिफाइंड फॉर्म में मिल जाता तो बेहतर था. तो अगेन कि जब ये नोट्स में आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा होगा, ये दरमियान में ये एरोज़ वैरोज़ का इशू नहीं होगा. सो आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी रेडीमेड चीज़ मिल जाएगी. सो यू विल बी, और अगर आप ख़ुद बना सकें तो भी अच्छी बात है. अब हमें एक ये चाहिए था और एक ये. F हमें यहाँ से मिल रहा है, S हमें यहाँ से मिल रहा है. सो वी पुट बोथ ऑफ देम. इसकी जगह MA और इसकी जगह, अब ये और ये तो कट गए, हमारे पास ये MV स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. यहाँ अगर आप बुरा ना माने तो मैं 1 लिख दूँ, और इस 1/2 को मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ. सो आई गेट MV स्क्वायर. अब हमारे स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि सर ये तो वर्क हुआ. आप तो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि जब मैंने फोर्स लगाई, इसमें इतनी डिस्प्लेसमेंट पैदा की, उसके बाद क्या हुआ? क्या ये जाके यहाँ पे रुक गया? क्या यहाँ पे ये रुक जाएगा? क्या यहाँ पे ये रुक जाएगा? सो अगर आप कहते हैं कि रुक जाएगा तो आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को दरम्यान में से इग्नोर कर रहे हैं कि हमने कहा कि यहाँ तो फ्रिक्शन है ही नहीं. और आपको याद होगा कि हमने ये बात की थी कि फ्रिक्शन एक रिएक्शनल फोर्स है जिसका काम ये होता है कि ये मोशन को सीज़ करती है, मोशन को. तो फ्रिक्शन तो यहाँ पे है ही नहीं. जब फ्रिक्शन नहीं है तो इसकी मोशन रुकेगी कैसे? यही वजह है कि मैंने जब आपसे कहा कि हमारे पास ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ हम फ्रिक्शन को ज़ीरो कर सकते हैं, और वो है स्पेस. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्पेस में एक रॉकेट है, रॉकेट में से गैसेस बैक साइड पे इजेक्ट होती हैं, और उस इजेक्शन के नतीजे में एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, एक्शन रिएक्शन की फोर्स. अब वो फोर्स उस वक्त तक एक्ट करती है जब तक वो गैसें इजेक्ट होती रहती हैं. जब वो गैसेस इजेक्ट होना बंद, यानी जब तक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब तक वो रॉकेट एक्सेलरेट या वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता रहता है. जब आप उसके अंदर से फ्यूल ख़त्म हो गया, या आपने वो जो फोर्सेस थी, वो जो गैसेस थी, वो बंद कर दी, तो अब ये नहीं है कि उसके बाद वो जाके वो ऑब्जेक्ट है, वो रॉकेट है, वो जो ये हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो स्पेस वॉक करते हैं, तो वो कहीं पे रुकती है? रुकती नहीं है. उसके बाद वो चलती जाएगी. हो सकता है आपने साइंस फिक्शन या स्पेस मूवीज़ में भी ये चीज़ देखी हो, तो वो चलती रहती हैं. सो अब वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो चल रही हैं और चलते हुए अपने साथ एनर्जी कैरी कर रही हैं. अब हमें कैसे पता चला कि एनर्जी कैरी कर रही है या नहीं? तो अगर आप स्पेस में देखें तो मीटियोराइट्स, जिनको शहाब साकिब कहते हैं, जब वो स्पेस से आते हैं, ज़मीन की सरफेस में दाखिल होते हैं. अब नॉर्मली तो ये यूँ चल रहे हैं, हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे नहीं डिस्कस करते, हम इग्नोर करते हैं. ये जब स्पेस से आ रहा है तो आते हुए ये सीधा आता है और ज़मीन के साथ कोलाइड करता है. और आपकी बुक में भी कुछ क्वेश्चंस हैं. इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जब ये ज़मीन के साथ टकराता है तो उसके नतीजे में ज़मीन में बहुत बड़े धमाके की सूरत, इफ़ इट हैज़ सफिशेंट मास. वरना एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन की वजह से, ड्रैग की वजह से फ्लेयर अप होकर ये जल जाता है. और वो जो इसकी सारी एनर्जी है वो किसी और चीज़ में, जो हमारा अगला टॉपिक है बाहर, तो हम उस डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे. सो यहाँ पे ये जो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इसको, हमने जो वर्क किया है वो वर्क कन्वर्ट हो गया है मोशन, एंड द एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. सो वी हैव दिस रिलेशन as mv square. So this is the relation of kinetic energy. I hope आपको समझ आया होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखिएगा कि एनर्जी की कोई भी फॉर्म होगी उसका यूनिट
हमेशा जाऊल होगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।